तो जय हिंद। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले कक्षा में कोशिका का खोज किसने किया था, कब हुआ था, उसका संरचना कैसे होता है, क्या होता है, इन सारी चीज़ों को पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। एक विशेष रूप से इसका अंग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जैसे यह कोशिका हुआ, कोशिका के बीच में कोशिकांग होता है। कोशिका कैसे संगठित होते हैं। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकांग में 3 गुण दिखाई देंगे। क्या क्या इसमें 3 गुण कौन कौन दिखाई देंगे? प्लाज्मा, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। क्या क्या? यह एक कोशिका हुआ, यहाँ क्या हुआ, केंद्रक हुआ या इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। कोशिका द्रव्य हो गया और यहाँ पे प्लाज्मा हो गया। इधर कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसके बाह्य पर्यावरण से परिस्थिति क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव हो। आओ देखें कैसे। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है या कोशिका झिल्ली क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हम कोशिका की सबसे बाहरी परत, यह जो कोशिका है, कोशिका, इसके सबसे बाहरी परत देखेंगे। यह सबसे बाहर कौन को परत हुआ, ये सब कोशिका की घटकों के बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों के अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, यह बाहरी आवरण हुआ, यह किस चीज़ को आने जाने देती है? कोशिका द्रव्य को। किस चीज़ को? कोशिका द्रव्य को। कोशिका द्रव्य को। और क्या करती है उसका काम? अंदर या बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति से भी रोकती है। कोशिका में जो अन्य गति होता है और विभिन्न प्रकार की गति हो, उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसीलिए कोशिका को वर्णात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली होना चाहिए। एनसीईआरटी लिखा तो सही ही लिखा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। यहाँ पे झिल्ली नुमा संरचना होती है। यह क्या हुआ? कोशिका झिल्ली कोई भी चीज़ को आने जाने से रोकती है। जो चीज़ अच्छा है ये कोशिका के लिए इस अंदर ला लेगी, जो बुरा है आपको यहीं से फिल्टर कर देगा। एक मतलब कोशिका का ये काम चाहे छन्नी की तरह है। जो आपका काम का चीज़ है नीचे जाएगा और जो बेकार चीज़ है वो ऊपर आपको छन आ जाएगा। कोशिका में पदार्थ को गति कैसे होती है? कोशिका में पदार्थों की गति कैसी होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली की आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। क्या देखें? यह जो कोशिका है,
पहले क्या क्या चीज़ लाता है उसके बारे में बता रहे हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी आ सकता है, O2 भी आ जा सकता है। इसको आने जाने की प्रक्रिया द्वारा होता है। हम पिछले अध्याय में विसरण के प्रक्रिया में विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर समझने का एक बात देखिए। आप एक ठे ऐसे नली बनाइए, ये नली, इसको मान लीजिए यहाँ से अगर हम पानी गिराएंगे, पानी ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगा। पानी कैसे जाएगा? या उच्च जगह से नीचे जगह, मतलब नीचे की ओर ढलान करेगा। तो वही चीज़ है, जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं के सामने छोटे लोग झुकते हैं। जो आपसे छोटे हैं उनके सामने आपको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वही आपके सामने झुकते हैं। समझे? कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो कि एक कोशिका अपशिष्ट है। CO2 क्या है कोशिका के लिए, सेल के लिए? सेल के लिए CO2 क्या है? CO2 यह अपशिष्ट पदार्थ है, जो कोशिका अपशिष्ट है, जिसका निष्कासन आवश्यक होता है। और CO2 अपशिष्ट पदार्थ है, उसका बाहर निकलना आवश्यक होता है। कोशिका में एकत्र हो जाती है तो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। अगर कोशिका में ज़्यादा CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा तो इसकी सांद्रता बढ़ जाता है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसा कि कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकाल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। कहने का अर्थ हुआ, यह कोशिका है, इसमें CO2 क्या है? CO2 अपशिष्ट पदार्थ है। CO2 क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। जब CO2 निकलेगा तो ही ना O2 अंदर आएगा, तो ही ना यह चीज़ आपका अंदर आएगा। तो इसी चीज़ को यह बाहर निकलेगा, ये आपका CO2 हो गया, ये O2 हो गया। तो CO2 बाहर आएगा तो O2 अंदर की ओर जाएगा। यही बात यहाँ पे बोला गया है। समझे? ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चला जाता है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल पर्यावरण जल भी विसरण के नियमों को अनुकूल व्यवहार करता है। जल की अणुओं की गति अब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थ की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार प्रसारण की क्रिया में जल का नेट विषण इक्विभेदन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा एक विलय सांद्रता की ओर होता है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? यदि हम किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका को, दोनों को कोशिका मान लीजिए, एक ठे को एनिमल एक ठे को प्लांट, एक ठे को एनिमल एक ठे को प्लांट मान लीजिए। इसको अगर चीनी और नमक में रखते हो तो क्या होता है? इसका सबसे पहले चीज़ देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को में से एक घटना हो सकती है, या जितना आपको घटना यहाँ पे दिखाया जाएगा उसमें से किसी एक घटना आपके साथ मतलब
प्लांट या एनिमल के साथ हो सकता है। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अथवा जल में शर्करा अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है तो रखा गया है तो जल प्रसारण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प प्रसारण दाबी विलयन कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? अल्प प्रसारण विधि। किसको कहते हैं? जिसमें कोशिका के तनु विलयन वाले माध्यम जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा, जिसमें शक्कर या नमक, चीनी या नमक की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, जल प्रसारण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। तो यह किस विधि द्वारा अंदर चला जाता है? जल प्रसारण विधि द्वारा अंदर चला जाता है। ऐसे विलयन को अल्प प्रसारण दाबी विलयन कहते हैं। जल के अणु कोशिका के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जल के अणु जो है वह कोशिका अणु झिल्ली के दोनों तरफ, मतलब आना जाना दोनों चीज़ करने के लिए वह स्वतंत्र होता है, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा अधिक होती है। जो जल की मात्रा अंदर जाता है और बाहर आता है उसका अधिक हो जाता है। नहीं समझे आप? फिर से बता रहे हैं। कोशिका के अंदर जो जाएगा, ये जैसे कोशिका हुआ, इसके अंदर जाएगा, मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा अधिक होती है। जब यहाँ से अंदर जाएगा तो फिर ये तो बाहर निकलेगा ना, इसमें से जो स्टोर रहेगा वो भी बाहर आपका निकलते रहता है। यहाँ घुसेगा तभी तो निकलेगा। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। इससे क्या होगा? जब इसमें कोशिका में ऑक्सीजन जाएगा तो यहाँ तो कुछ देर रुकेगा तब ना फिर बाहर निकलेगा। जो ये अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा? कोशिका ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा तो कोशिका फूलने लगेगा। ये अब दूसरा कंडीशन क्या होगा? यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिससे बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थिर जल की सांद्रता को ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन प्रासरणी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? प्रासरणी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल के जो मात्रा अंदर गए उतना ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं होती, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि कोशिका के अंदर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, जल प्रसारण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति प्रसारण दाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और हम जल अंदर और कम जल, जो जल बाहर आएगा और कम जल अंदर आएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाती है। प्रसारण इस प्रक्रिया विलयन की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। और निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।